और भाई आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर सदैव खरा उतरते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समर्पित भाव से निभाया है। मेरी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में ये प्रयास किया है कि प्रदेश का चौमुखी विकास हो और हम विकास के विभिन्न आयामों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्राथमिकता दें। साथियों, सादगी के प्रतीक रहे हमारे भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिनसे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ सकें। इसलिए हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि समाज के हर तबके, खास तौर पर निर्धन, असहाय और पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ही हम अपने प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त कर सकते हैं। राज्य की जनता ने एक बार फिर हम पर भरोसा जताया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इसी हौसले से हम किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और वंचित तबकों के उत्थान के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक खुशहाल राजस्थान बनाएंगे। मुझे सदन को बताते हुए पीड़ा हो रही है कि पिछली सरकार के 5 वर्षों के कुशासन ने राज्य को तरक्की की पट्टी से नीचे उतार दिया है। हमारे पिछले सेवा काल में हमने ठोस कदम उठाते हुए अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए गतिशील आर्थिक ढांचा तैयार किया था। पिछली सरकार की गलत नीतियों और अदूरदर्शी सोच के कारण कई आर्थिक मापदंडों पर हम राज्य पिछड़ गया, चाहे वह आर्थिक वृद्धि दर हो या प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर हो, चाहे वह कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर हो या बढ़ता कर्ज भार, चाहे वह राजकोषीय घाटे की बात हो या ऊर्जा क्षेत्र के कुप्रबंधन की, और विरासत में हमें बेहद चुनौतीपूर्ण हालात मिले हैं। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण एवं अन्य दायित्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मेरी पिछली सरकार को दिसंबर 2008 में विरासत में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के ऋण के अनुपात में 36.38% का भार मिला था। हमारी सरकार अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन से इसे घटाकर वर्ष 2011-12, 12-13 और 13-14 में क्रमशः 24.51, 23.81 एवं 23.58% ले आई थी, परंतु गत सरकार के कुप्रबंधन से ये अनुपात पुनः बढ़कर 32% अधिक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में हमारी सरकार के समय तक राज्य का कुल कर्ज भार 1,29,910 करोड़ का था। वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान के अनुसार ऋण और दायित्व लगभग 138% बढ़कर 3,09,385 करोड़ होना अनुमानित है। इस प्रकार गत सरकार राज्य पर एक बड़ा कर्ज भार छोड़ के गई है। हमारे गत कार्यकाल में वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2012-13 तक प्रदेश में राजस्व आधिक्य रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति रही तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में फिस्कल डेफिसिट भी 3% से कम रहा, जिसकी सराहना CAG ने वर्ष 2012-13 की राज्य वित्त की रिपोर्ट में भी की है। गत सरकार ने विरासत में सुदृढ़ वित्तीय स्थिति मिलने के बावजूद भी अपने संपूर्ण कार्यकाल में राज्य को निरंतर रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति में रखा। साथ ही पिछली सरकार के समय में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच सही समन्वय नहीं होने से प्रदेश को कई फायदों से वंचित होना पड़ा। मेरे गत कार्यकाल में राज्य के
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 10-11 से 13-14 तक 3% से कम रहा, परंतु गत सरकार के कार्यकाल में 2014-15 से ही ये लगातार 3% से अधिक रहा। राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करना हमारी प्राथमिकता है। वित्तीय अनुशासन लाकर हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 18-19 के बजट अनुमानों में 17,454 करोड़ 45 लाख का राजस्व घाटा और 28,011 करोड़ 21 लाख का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया था। बजट पारित होने के उपरांत गत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में ही 9,257 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर दिया। यदि इस राशि का प्रावधान बजट में किया जाता तो राजस्व घाटा बढ़कर के 17,454 करोड़ 45 लाख के स्थान पर 26,711 करोड़ 45 लाख एवं राजकोषीय घाटा 37,268 करोड़ से अधिक होता, जो कि जीडीपी का 3.96% है। गत सरकार द्वारा चुनावी लाभ के लिए लुभावनी योजनाओं का क्रियान्वयन बिना समुचित बजट प्रावधान किए जाने से वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने गत 2 माह में इस वित्तीय स्थिति को ठीक करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं और राजस्व और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में हम सफल भी रहे हैं। सदन के समक्ष वर्ष 18-19 हेतु प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 24,824 करोड़ 91 लाख तथा राजकोषीय घाटा 31,472 करोड़ 80 लाख अनुमानित है, जो कि संभावित 3.96 से घटकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.41% होना प्रस्तावित है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन की हमारी प्राथमिकता एवं प्रयासों के चलते वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 3% की सीमा में रहना अनुमानित है। पूर्व सरकार को गत 5 सालों में प्रदेश की जनता की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिला था। उन्होंने इस अनमोल मौके को गंवा दिया। मैं माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी सरकार की सोच प्रारंभ से ही सकारात्मक रही है। नीयत बिल्कुल साफ है। हमने हमेशा सच, त्वरित एवं पारदर्शी शासन के सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य में सुशासन की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 माह में लागू किए गए कई बड़े फैसले सुशासन के प्रति हमारे संकल्प के साक्षी हैं। सरकार बनाने से पहले हमने अपने जन घोषणा पत्र में जनता से विकास के जो वादे किए, हमने उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार की बागडोर संभालते ही त्वरित कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस कथन पर पूरी तरह विश्वास है कि खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें सामंजस्य हो। साथियों, आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी हमारे अधूरी किसान हैं। गत सरकार ने केवल सहकारी क्षेत्र के लघु व सीमांत किसानों को 50,000 तक ऋण माफी की घोषणा की थी। उस घोषणा को भी 75% वित्तीय भार हमारे मैं सदन को अवगत करना चाहूँगा कि पिछली सरकार द्वारा इस ऋण माफी के क्रियान्वयन में जल्दबाजी और आवश्यकता अनुसार वित्तीय प्रावधान न किए जाने के कारण योजना का लाभ ना तो सभी पात्र किसानों को समय रहते मिल पाया और न ही गंभीर खामियां जो अब उभर कर आ रही है का उचित समाधान सोचा गया। मैंने किसानों के इस दर्द को अपने राज्य भ्रमण के दौरान बहुत नज़दीक से महसूस किया। इसलिए सरकार की बागडोर संभालते ही हमने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसानों के हित में किया। हमने सहकारी क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण माफी का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसकी समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए योजना बनाकर उस पर अमल भी प्रारंभ कर दिया है। हमने सहकारी बैंकों के सभी ऋणी किसानों का 30 नवंबर 2018 तक के बकाया संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया है। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है, प्रदेश में पहली बार सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र लघु सीमांत एवं अन्य किसानों का संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ किया जा रहा है।
ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित शिविरों का आयोजन 7 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। इस ऋण माफी से 24,40,000 किसानों को लगभग 9,000 करोड़ रुपए एवं पूर्व सरकार के 6,000 करोड़ के ऋणों की राहत मिलेगी। साथ ही हमारी सरकार ने किसानों को की पीड़ा समझते हुए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के 2 लाख तक के अवधि पार कृषि ऋण माफ करने का फैसला भी किया है। इससे जहां एक और किसान ऋण भार से मुक्त होकर आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर कर्ज माफी से किसानों की लगभग 4 लाख बीघा कृषि भूमि रहन मुक्त हो सकेगी। साथ ही हमारी सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य बैंकों के ऋणी किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। हमने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों का 2 लाख तक की सीमा का अवधि पार अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सेटलमेंट लागत माफ करने का भी कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, गाँव में खेती के साथ साथ पशुपालन भी रोजगार का मुख्य जरिया है। हमने दुग्ध उत्पादक भाइयों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए मैंने अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की थी, लेकिन गत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। पशुपालन कल्याण के लिए हमने इस योजना को फिर से शुरू किया है। 1 फरवरी 2019 से राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दुग्ध संकलन कर पर राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख से अधिक सक्रिय दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। गरीब और बेसहारा लोगों को दी जाने वाली पेंशन उनके जीवन व्यापन का एकमात्र सहारा होती है। हमने अपने पिछले सेवा काल में इन जरूरतमंद लोगों के प्रति उदार एवं संवेदनशील नजरिया अपनाते हुए सामाजिक पेंशन नियमों एवं प्रक्रिया को काफी सरल बनाया था और लाखों योग्य व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई थी, परंतु पिछली सरकार द्वारा की गई उपेक्षा की मार से ये वर्ग भी नहीं बच सका। सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन जैसी कल्याणकारी योजना में भी पिछली सरकार की नीतियां राजनीति से प्रेरित रही, लेकिन हमारी सरकार इस जरूरतमंद लोगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से लागू कर दी गई है, जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के वृद्ध पेंशनर को अब 500 के बजाय 750 रुपये तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पेंशनर को 750 के स्थान पर 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलने के प्रारंभ हो गए हैं। इस बढ़ोतरी का लाभ लगभग 46 लाख पेंशनर को मिलेगा एवं इस पर सालाना 1,377 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। हमने विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया है। हमारी सरकार विशेष योग्यजन वितरण एकल नारी पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी। हमारी सरकार ने किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने का भूतपूर्व कल्याणकारी फैसला लेकर एक अभिनव पहल की है। प्रदेश में पहली बार होगा जब सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को एक समान राशि प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाएगी। लघु एवं सीमांत श्रेणी में आने वाले कृषक परिवारों की 55 वर्ष इससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष इससे आयु कि पुरुष इस पेंशन के हकदार होंगे। इस योजना में 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को 750 रुपये और 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के किसानों को 1,000 रुपये प्रति पैसे मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने पिछले शासनकाल में वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना प्रारंभ करते हुए राज्य के बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया था। उसके बाद हमने वर्ष 2013 में इन समस्त श्रेणियों के परिवारों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया। इसी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा अंत्योदय परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की जगह पुनः 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध कराने की घोषणा मैं पूर्व में कर चुका हूँ। माननीय सदन को सूचित करते हुए
मुझे खुशी है कि योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है और पात्र परिवारों को इसका लाभ 1 मार्च 2019 से मिलना लगेगा। इस योजना से लगभग 1,74,00,000 लोग लाभान्वित होंगे और इस पर सालाना लगभग 115 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी आज प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की भी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग नहीं होने से न सिर्फ उनमें बल्कि उनके परिवार में भी निराशा घर कर जाती है। युवा वर्ग जब तक स्वयं किसी लाभप्रद रोजगार से नहीं जुड़े तब तक उसे आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसी दिशा में जन घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई है। हमने बेरोजगारी भत्ते में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हुए इसे लगभग 5 गुना कर दिया है। पूर्व की सरकार में पात्र बेरोजगार महिला विशेष योग्यजन आशार्थी को 750 रुपये एवं पुरुष आशार्थी को 650 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमने क्रमशः 3,500 रुपये और 3,000 प्रति माह कर दिया। इस बढ़ोतरी का लाभ माह फरवरी 19 से देय भत्ते पर प्राप्त होगा। योजना से लगभग 1,60,000 युवा लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसे हम दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी क्रम में बालिकाओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के एक और वायदे को पूरा करते हुए कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों के स्नातक तथा BA, BCom, BSc एवं स्नातकोत्तर तथा MA, MCom, MSc की समस्त छात्राओं को सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसे सत्र 2019-20 से लागू किया जाएगा, जिसमें अब छात्राओं से महाविद्यालय में राजकीय निधि कोष एवं विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय निधि कोष की राशि नहीं ली जाएगी। इससे लगभग 2,30,000 छात्राएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे पिछले कार्यकाल में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। हमने जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार इन विश्वविद्यालयों की पुनः स्थापना हेतु विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर दिए हैं। इन विधेयकों को इसी क्षेत्र में पारित करवाकर इन दोनों विश्वविद्यालयों की पुनः स्थापना की जाएगी, जिससे विधि एवं पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन एवं शोध कार्य को नया आयाम मिलेगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों में संचालित महाविद्यालय भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय से संबंध होकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से विभिन्न महाविद्यालयों में इन विषयों में दी जा रही शिक्षा में भी एक रूप से लाई जा सकेगी। इस हेतु 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार द्वारा राज्य में एक स्काउट आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था, अध्यक्ष महोदय, जिस पर सरकार ने आवश्यक बजट प्रावधान करके भवन बना दिया था, परंतु पूर्व सरकार ने बंद कर दिया। इस वर्ष इस विद्यालय को पुनः चालू कराया जाएगा। महाविद्यालय में गुणवत्ता विकास एवं सांस्थानिक उत्कृष्टता हेतु जिला स्तर पर सहायता के लिए रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कराई जाएगी, जिसके माध्यम से सभी महाविद्यालयों को संसाधन सहायता एवं गुणवत्ता विकास संबंधी कार्य किया जाएगा। इस योजना से सभी महाविद्यालय लाभान्वित होंगे। महाविद्यालय में गुणवत्ता प्रबंधन एवं नियमित मॉनिटरिंग हेतु एनुअल ऑडिटिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा, जिसके द्वारा सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं सांस्थानिक उत्कृष्टता का प्रबंधन एवं राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। इस योजना से सभी कॉलेज लाभान्वित होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में जनजातीय क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सराड़ा, उदयपुर, पीपलपुर, प्रतापगढ़ में 4 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 50 सामुदायिक जलोत्थान परियोजनाएं प्रारंभ की जाएगी, जिसमें 1,800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वागड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध तीर्थ बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए मैं बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड के गठन की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्य में निवेश प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन और रोजगार परक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन औद्योगिक नीति
बनाने की घोषणा करता हूँ। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन भी किया जाएगा। पूर्ण पारदर्शिता को ध्यान रखते हुए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता का त्वरित गति से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे 31 मार्च 2019 तक राज्य के समस्त 2075 के सूखे से प्रभावित किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों का दायरा बढ़ाते हुए कैंसर, हृदय, श्वास और गुर्दा रोग आदि के उपचार हेतु नई दवाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में रोगियों की सुविधा के लिए राज्य में 600 नवीन दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आमजन को गुणवत्ता युक्त औषधियाँ उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर फिर चालू किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा जो इस प्रकार की 4 प्रयोगशालाएं कार्यरत होगी। राज्य में मौसमी बीमारियों एवं संक्रामक रोगों के प्रभावी नियंत्रण एवं संबंधित अनुसंधान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े हुए संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में किसानों द्वारा कृषि प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति जारी की जाएगी। किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने एवं मार्केटिंग व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 17 दिसंबर 2018 को हमारी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिदिन 8,84,930 श्रमिक नियोजित थे, जो 11 फरवरी 2019 को बढ़कर 25,94,768 हो गए हैं। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत 9,894 ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 1 चारागाह विकास, सामुदायिक जलाशय विकास, शमशान कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान विकास, व्यक्तिगत जल कुंड, टाँका और रोड विथ ड्रेनेज के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट हेतु अभी तक 8,000 वाईफाई हॉट स्पॉट उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिन्हें आगामी वर्ष में 20,000 करना प्रस्तावित है। अब तक 3,000 ग्राम पंचायतें वाईफाई की जा चुकी है और शेष रही ग्राम पंचायतों को वाईफाई किया जाएगा। करना चाहते हैं तो उन्हें प्लग एवं प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने हेतु इंक्यूबेटर्स में सीटों की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 2,000 की जाएगी। माननीय सदन को मैं ये जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान फीडर, पंजाब क्षेत्र एवं सरहिंद फीडर के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु अभी 20 दिन पहले ही राजस्थान, पंजाब एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU हस्ताक्षर हुआ है। इस अनुबंध के अंतर्गत इन नहरों के जीर्णोद्धार हेतु 1,976 करोड़ 73 लाख के कार्य आगामी 3 से 4 वर्ष के में संबंधित कराए जाएंगे, जिससे इंदिरा गांधी एवं भाखड़ा प्रणाली किसानों को सिंचाई हेतु बेहतर जल उपलब्ध हो सकेगा। इंदिरा गांधी फीडर मुख्य नहर एवं प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्य हेतु 812 करोड़ के कार्य प्रगति पर है, जिससे क्षेत्र के किसानों को टेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन आवेदन एवं वनाधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर जायका को प्रस्तुत किया जाएगा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। अध्यक्ष, अब मैं वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के संक्षिप्त तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्ष 2019-20 में 2,31,654 करोड़ 51 लाख का कुल व्यय अनुमानित है। इस बजट में राजस्व व्यय 1,90,753 करोड़ 74 लाख और राजस्व प्राप्तियाँ 1,67,450 करोड़ 67 लाख अनुमानित की गई है। एवं राजस्व खाते में 23,304 करोड़ 7 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 29,983 करोड़ होना अनुमानित है, जो कि राज्य के अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद
के 3% रहने का अनुमान है। राज्य का डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो 33.96% रहना अनुमानित है। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। FRBM एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालीन राज्य वित्तीय नीति विवरण और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण भी सदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 का वार्षिक वित्तीय विवरण विधान सभा पटल पर रखा जा रहा है। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा करवाई जाकर 31 मार्च 2019 से पूर्व वार्षिक बजट पारित करवाया जाना संभव नहीं है। अतः हम वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले 4 महीनों तथा 31 जुलाई 2019 तक के व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7 निर्वाचन, मांग संख्या 27 पेयजल, मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं के राहत, मांग संख्या 36 सक्रियता के अंतर्गत पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है। क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई 2019 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। मैं लेखानुदान प्रस्ताव को स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ माननीय सदन के अनुमोदन प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य के आय व्यय का अनुमान 2019-20 का उपस्थापन करेंगे और सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान 2019-2020 का उपस्थापन करता हूं, इस सदन की मेज पर रखता हूं। अशोक अनुदान बोर्ड और अकाउंट संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2019-20 के लिए लेखानुदान बोर्ड एंड अकाउंट संबंधी विवरण प्रस्तुत करता हूं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 4 माह के लिए वर्ष 2019-20 के विवरण में मांग संख्या 1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिकृत जिनका योग 73,141 करोड़ 16,71,000 रुपये मात्र व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाए। प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 2019-2020 के विवरण में मांग संख्या 1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपए 73,141 करोड़ 16,71,000 मात्र है व्यय के लिए प्रदान किए जाएं। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधेयकार राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 4 विधेयक 2019 का पुनर्स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। श्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग तो लेखानुदान प्रस्ताव पेश किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से और विधानसभा में इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है और जो प्रस्ताव है वो पास भी हो गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अपने भाषण में कई बातों का जिक्र किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से और वो बड़ी बातें क्या कुछ रही उनके भाषण में वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि गहलोत का पिछली सरकार पर बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि कर्जे में छोड़कर गई है सरकार हमें और केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो समन्वय की कमी नजर आई है उसके चलते जो राजस्थान है वो पिछड़ा हुआ दिखाई दिया और इसी के चलते जो रफ्तार दिखाई देनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही महज 2 महीने के भीतर ही जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और जिसका लाभ आम जन तक पहुंच रहा है।
तो गहलोत का पिछली सरकार पर बड़ा आरोप कि पिछले 5 साल के शासन में राज्य सरकार को तरक्की की पटरी से उतार दिया और हमारी सरकार ने महज 2 महीने के भीतर वो महत्वपूर्ण फैसले लिए और जो वादे किए गए जनता से अब उन्हें हम पूरा भी कर रहे हैं। खास तौर पर किसानों की तरक्की से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसके अलावा शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछली सरकार हमें कर्जे में छोड़ गई थी। एक बड़ा आंकड़ा उनकी तरफ से पेश किया गया कि शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा अब बेरोजगारी भत्ता। पिछली सरकार ने कई विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया था, लेकिन हम दोबारा उनको शुरू करेंगे और कैंसर जैसे रोगों की जो दवाएं हैं वो मुफ्त बांटी जाएंगी। इसके अलावा बेड़ेश्वर धाम विकास बोर्ड के गठन की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई है। बीपीएल अंत्योदय परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो गेहूं मिलेगा और 600 नए दवा वितरण केंद्र भी खोले जाएंगे। तो हमें बहुत चुनौतीपूर्ण हालात मिले हैं, लेकिन इन हालातों से निपटते हुए अब हम विकास के नए पथ पर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान को। तो कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। तो लेखानुदान पेश कर दिया गया है गहलोत सरकार की तरफ से और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया। किसानों की ऋण माफी का ऐलान किया गया और हमने जो वादा किया था उसको निभाया भी। 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ किया गया था बीजेपी सरकार के कार्यकाल में, लेकिन हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया। 46 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी और किसानों को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाएगी। ये बड़ा ऐलान गहलोत सरकार की तरफ से। बीपीएल अंत्योदय परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं भी सरकार देगी। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जो कि 3,000 साढ़े 3,000 कर भी दिया गया है और 2 साल तक इसका लाभ मिलता रहेगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय विधेयक किए गए प्रस्तुत और बेड़ेश्वर धाम विकास बोर्ड बनाने की भी घोषणा की गई है राज्य सरकार की तरफ से। गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप मुक्ति का संकल्प लिया गया। तो गहलोत सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और प्रदेश नए आयाम छुए, नई तरक्की करे, इसी को लेकर हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और पिछड़ों को आर्थिक रूप से सशक्त कैसे बनाया जाए, इसको लेकर ही हमारा आगे जोर रहेगा। तो पिछली सरकार की गलत नीतियों से ही राज्य पिछड़ा है और किसान गरीब के उत्थान के लिए, लेकिन ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और प्रदेश की जनता का विश्वास जीतने में हम सफल भी हुए हैं। विधानसभा के जो नतीजे सामने आए, लेकिन आगे चुनौतियां हमारे सामने बहुत ज्यादा हैं और उनसे निपटते हुए हमें प्रदेश को विकास के नए पथ पर, नए आयाम पर ले जाना होगा। तो सुशासन के प्रति संकल्प के साक्षी हैं और पिछले 2 महीने के जो फैसले हमारी सरकार की तरफ से लिए गए हैं, तो विधानसभा की कार्यवाही और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से लेखानुदान पेश किया गया, जिसका समर्थन भी किया गया और प्रस्ताव पास हो गया है। उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। सरकार ने वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं। राजस्व राजकोषीय घाटा कम करने में कुछ हद तक सफलता भी मिली है और पिछली सरकार हमारे ऊपर बड़ा कर्ज छोड़कर गई है, लेकिन वित्तीय स्थिति में सुधार करना हमारी प्राथमिकता है और इसी के लिए लगातार हम प्रयासरत भी हैं। तो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा भी की गई है राज्य सरकार की तरफ से। वित्तीय अनुशासन लागू करेंगे और बढ़ते वित्तीय राजकोषीय घाटे के लिए पूर्व सरकार जो है वो जिम्मेदार है। हमारी नीयत साफ है, पारदर्शी प्रशासन देंगे
और सकारात्मक सोच और साफ छवि को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बीजेपी ने किसानों को 50,000 की कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया है और इसका लाभ हर किसान तक पहुंचे, इसके लिए भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं और सिर्फ इसका फायदा शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म भी रहे, ताकि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो सके। इसको लेकर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो गहलोत की गठरी में क्या क्या निकला है आम जन के लिए, क्योंकि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 46 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। 75 साल से अधिक उम्र वालों को 1,000 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। और वृद्धावस्था जो पेंशन है उसे भी लागू करेगी सरकार। बीपीएल अंत्योदय परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं दिया जाएगा, ताकि जो प्रदेश में स्थिति नजर आ रही है उससे कोई भी भूखा ना रहे। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। छात्राओं को सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय में अध्ययन निःशुल्क रहेगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और विधि विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किए गए और बेड़ेश्वर धाम विकास बोर्ड बनाने की भी घोषणा की गई है इस दौरान। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लेखानुदान पेश कर दिया गया राज्य सरकार की तरफ से और अब उस महत्वपूर्ण फैसले का इंतजार जिस पर लगातार नजरें टिकी हुई है कि गुर्जरों का जो आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है उस पर भी संकेत मिले थे कि बिल लाया जा सकता है विधानसभा के भीतर। और इसी बड़ी खबर पर नजर